मुझे ईडी के अंदर से खबर मिली है कि मेरे खिलाफ रेड की तैयारी की जा रही है। मैं अपनी दोनों बाहें फैलाकर ईडी के डायरेक्टर का चाय और बिस्किट के साथ इंतजार कर रहा हूँ। जाहिर है कि 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ये बातें हम नहीं, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट कर कही है। लेकिन सवाल है कि आखिर राहुल गांधी को क्यों लग रहा है कि उनके खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग की जा रही है। अगर ऐसा है तो क्या सदन के अंदर की कड़वाहट का कसर अब जांच एजेंसियों के जरिए पूरी की जाएगी? क्या लोकतंत्र के मंदिर की बहस का जवाब सरकारी हथकंडों से दिया जाएगा? ऐसे कई सवाल हैं जो आम जनता के मन में कौंध रहे हैं। इन सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने सदन में ऐसा क्या कह दिया था जिस पर उन्हें लगता है कि उन पर ईडी कार्रवाई की जा सकती है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। 29 जुलाई को जब राहुल गांधी सदन में बजट पर भाषण देने उठे तो उन्होंने कमल के चिन्ह को प्रदर्शित करने के लिए पीएम मोदी की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री जिस चिन्ह को अपने सीने पर पहनते हैं वो पद्म व्यूह है और चक्रव्यूह को पद्म व्यूह भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि कमल का निर्माण। और इसी चक्रव्यूह में फंसाकर हजारों साल पहले अभिमन्यु को मारा गया था और आज 21वीं सदी का नया चक्रव्यूह एकदम कमल की तरह ही है। अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था, आज 6 लोग चक्रव्यूह के केंद्र में हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजित डोभाल, मोहन भागवत, अंबानी और अदानी। और इन्हीं 6 लोगों ने किसान, मजदूर, महिला और अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक नया चक्रव्यूह रचा है। अब सवालों पर आते हैं कि आखिर इस बयान के बाद राहुल गांधी को क्यों लग रहा है कि उनके खिलाफ ईडी रेड की तैयारी की जा रही है। तो दरअसल राहुल गांधी के इस बयान के बाद केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का एक बयान सामने आया है। इस बयान के बाद सियासत और गर्मा गई है। कांग्रेस नेता मजूमदार के बयान के बाद राहुल गांधी की आशंका को सही मान रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा है कि राहुल गांधी पहले से ही जमानत पर हैं। अगर जमानत रद्द हो जाती है तो जाहिर है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। और ये बात सही है कि राहुल गांधी जमानत पर हैं। मामला है साल 2012 का। दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली की पटियाला कोर्ट में केस दर्ज कराया था कि गांधी परिवार ने 55 करोड़ की गड़बड़ी की है। ये मामला जुड़ा था एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड से। दरअसल 1938 में कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड बनाई थी। इसी के तहत नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला जाता था। 26 फरवरी 2011 को एजेल पर 90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज था और इसी को खत्म करने के लिए एक और कंपनी बनाई गई जिसका नाम था यंग इंडिया लिमिटेड। इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी की हिस्सेदारी 38% थी। यंग इंडिया को एजेल के 9 करोड़ शेयर दिए गए। कहा गया कि इसके एवज में यंग इंडिया एजेल की देनदारियां चुकाएगी, लेकिन शेयर की हिस्सेदारी ज्यादा होने की वजह से यंग इंडिया को मालिकाना हक मिला। एजेल की देनदारियां चुकाने के लिए कांग्रेस ने जो 90 करोड़ का लोन दिया था वह भी बाद में माफ कर दिया गया। तब सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने पार्टी फंड से राहुल और सोनिया को 90 करोड़ रुपए दिए थे। इसका मकसद एसोसिएट जर्नल्स की 2000 करोड़ की संपत्ति हासिल करना था। मामला 2 साल तक पेंडिंग में रहा। जब साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो ईडी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान ले लिया और इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया, जिसके बाद माना गया कि सरकार विपक्ष को दबाने के मूड में है। हालांकि पटियाला कोर्ट ने दिसंबर 2015 को सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दिया। मामला कोर्ट में चलता रहा। इसी बीच केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2019 में पीएमएलए के नियमों में संशोधन करते हुए लोकसभा में मनी बिल के रूप में पेश कर दिया, जिसका जमकर विरोध किया गया क्योंकि उस वक्त राज्यसभा में मोदी सरकार का बहुमत नहीं था। लिहाजा अगर इसे मनी बिल के रूप में पेश नहीं किया गया होता तो ये पास नहीं हो पाता। विपक्ष ने आरोप लगाया कि पीएमएलए में मनी बिल जैसी कोई बात नहीं है। इसे जानबूझकर मनी बिल के तहत लोकसभा से पारित कराया गया ताकि केंद्र की सत्तारूढ़ मोदी सरकार इसका इस्तेमाल सियासी दुश्मनी को साधने में कर सके। राजनीति के जानकारों का मानना है कि पीएमएलए के नियमों में बदलाव के बाद से ही इसके राजनीतिक इस्तेमाल करने के बार बार आरोप लगते रहे हैं। बीते 10 सालों में ईडी की ऐसी कार्रवाइयां बढ़ी हैं, चाहे वो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार हो या पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार। महाराष्ट्र में भी इसका खूब इस्तेमाल किया गया, इसलिए महाराष्ट्र को एजेंसी का टेस्टिंग ग्राउंड भी कहा जाता है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जिस नेशनल हेराल्ड का केस दर्ज कराया था उस केस में धारा 120 के तहत आपराधिक साजिश और धारा 420 के तहत धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे। इसमें पीएमएलए की कोई धारा नहीं थी, लेकिन जब ईडी साल 2022 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाई तो कई सवाल उठे।
ईडी ने इसके पीछे दलील दी कि इस मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की चार्जशीट है और ये 2 धाराएं हैं। ऐसे में उसे इस केस की जांच करने का हक है, जबकि ये मामला साल 2019 के पहले का है, यानी कि पीएमएलए में जब संशोधन किया गया था उससे पहले का मामला है। उस वक्त तक ईडी उन्हीं मामलों की जांच कर सकती थी जिनमें एफआईआर में पीएमएलए की धाराएं भी लगाई गई हों, लेकिन इस मामले में पीएमएलए की धारा नहीं लगी थी। यानी कि विपक्ष का कहना है कि पीएमएलए में संशोधन के बाद जो नई धाराएं जोड़ी गई वो विपक्ष को मिटाने की साजिश थी। इसी के तहत राहुल गांधी और सोनिया गांधी को फंसाया गया, जबकि ये मामला इसमें संशोधन से पहले का था। कांग्रेस के नेता ये दलील दे रहे हैं कि जब साल 2014 में मोदी सरकार बनी तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जब साल 2019 में दोबारा सरकार बनी तो उनको फंसाने के लिए पीएमएलए के नियमों में संशोधन किए गए, और जब 2024 में फिर से सरकार तीसरी बार बनी है तो एक बार फिर मोदी सरकार जांच एजेंसियों के जरिए राहुल गांधी को निशाने पर लेने की कोशिश में है। हालांकि राजनीति के जानकारों का मानना है कि इस बार विपक्ष संख्या बल में ज्यादा है और पहले की अपेक्षा एकजुट भी है। साथ ही अब वो पहले वाली 2014 और 2019 वाली प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी के पास नहीं है, जहां सभी फैसले ऊपर से लिए जाते थे। इस बार मोदी सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर निर्भर है। ऐसे में सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।